हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिस सीरीज में हम बात कर रहे हैं अपने एसएससी जेई के PYQ क्वेश्चंस की, जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं अपना इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अब तक हमने जितने भी पार्ट्स कवर किए हैं उन सभी पार्ट्स को हमने विद डिटेल एंड कंसेप्ट वाइज समझने की कोशिश की है यार। अगर आपने अभी तक उन सभी पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो पहले आप उन सभी पार्ट्स को कवर कीजिएगा। आज का सेशंस भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पर हम बात करेंगे आपके एयर पॉल्यूशंस की। एयर पॉल्यूशंस आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप एज ए नॉन टेक्निकल फील्ड में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है यहाँ से, और एज ए आपके टेक्निकल एग्जाम के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। जब हम बात करते हैं एज ए नॉन टेक्निकल फील्ड में तो यहाँ से एज ए जीएस के तौर पर आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है, और जब हम बात करते हैं एज ए टेक्निकल फील्ड एज ए इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग और एज ए सिविल इंजीनियरिंग तो यहाँ से आपका एक टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। हालांकि एसएससी जेई के अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बट जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं डियर उन सभी क्वेश्चंस को हम अपने टॉपिक के साथ लिंक करवाएंगे और उस टॉपिक से रिलेवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा डियर। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चंस में क्या बोला है? क्वेश्चंस में बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। क्लियर है कि इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो आपके एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? VOC है या NOx है या CH4 है या आपके पास SO2 है? तो सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सर आप इसको एसिड रेन बोलते क्यों हैं। क्लियर है? देखिएगा, इट इज आल्सो नॉन एज इसको हम एसिड रेन इसीलिए बोलते हैं एसिड रेन because it has slightly acidic nature। कैसा होता है सर? ये आपका slightly acidic nature का होता है। कैसा होता है सर? आपके पास slightly acidic nature का होता है, जिसका pH क्या होता है आपके पास? लेस देन 7 होता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो नोन एज एसिड रेन। क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। क्लियर है? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके पास? बिल्कुल सही हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है सर कि अगर इसका हम नॉर्मली इसके पीएच की बात करते हैं जो आपका मेंटेन रहना चाहिए, नॉर्मली जो इसका पीएच मेंटेन रहना चाहिए वो आपके पास क्या रहना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 5.5 रहना चाहिए। और जो ये एसिड रेन है, एसिड रेन इज आल्सो नोन एज और क्या बोला जा सकता है सर? इसको बोला जाता है आपका क्लीन रेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लीन रेन भी बोला जा सकता है। क्लियर है? तो ये तो आपको एसिड रेन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट्स बताया। अब आपको बताना है कि एसिड रेन का मुख्य कारक क्या है। चाहे हम बात कर लेते हैं, देखिएगा किसकी, चाहे आप सर एसिड रेन की बात कर लो, चाहे एसिड रेन की बात कर लो यहाँ पे, चाहे आप सर ग्रीन हाउस गैस की बात कर लो। ठीक है, मैं अभी आपको सब बताऊंगा, बट आप ये चीज की पॉइंट है जो आपको याद रखना। या फिर आप ओजोन डिप्लीशंस की बात कर लो, ओजोन डिप्लीशंस की बात कर लो। इनके जो सबसे मुख्य कारक है इनके, वो आपके पास क्या है? कार्बन के ऑक्साइड है, COX है, आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, NOx है, और आपके सल्फर के ऑक्साइड है। क्लियर है? इनके कारण ही आपका क्या होता है? आपका एसिड रेन होता है, आपका ग्रीन हाउस होता है, आपका ओजोन डिप्लीशन होता है। बट आज जो क्वेश्चन है आपके पास वो एसिड रेन से रिलेटेड है। तो एसिड रेन के जो मुख्य कॉजेज है वो देखिएगा, एसिड रेन के जो मेन कॉजेज है वो काम के आपके पास। ठीक है, वो कौन से हैं वो देखिएगा। तो इसके मुख्य कॉजेज है आपके पास, सबसे पहले आता है आपके पास ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं आप। ठीक है, तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को आप रिप्रेजेंट करते हैं NOx से। अब NOx के भी आपके पास टोटल, वैसे तो नाइट्रोजन के टोटल 7 फॉर्म्स होते हैं, बट यहाँ पर आपको 2 ही रखने हैं जो आपको मेंबर्स रहने चाहिए। एक NO2 हो गया आपके पास और एक आपके पास NO3 हो गया है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड जब आपके वाटर वेपर्स के साथ
क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर्स के वेपर्स है। जब वो आपके सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, सनलाइट को मैं कुछ किस तरह से दिखा रहा हूं आपको, कुछ इस तरह से दिखा रहा हूं, ये सनलाइट के उसमें रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करता है आपके पास, HNO2 फॉर्म करता है। HNO2 क्या होता है आपके पास, नाइट्रस एसिड होता है, क्लियर है। बट उसी तरह से क्या होता है सर, जब आपका NO3 जब आपके वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है सर आपका, तो फॉर्म होता है डियर आपका दैट इज HNO3 और HNO3 क्या होता है आपके पास, नाइट्रिक एसिड होता है। अगर हम बात करते हैं HNO2 की तो ये क्या है आपके पास, दिस इज नाइट्रस एसिड। ये क्या बोलते हैं इसको सर, नाइट्रस एसिड बोलते हैं। और HNO3 को क्या बोलते हैं आप, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये आपके पास नाइट्रिक एसिड होता है ये क्या होता है सर आपके पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपके किसका, एसिड रेन का। तो इसको आप मेंशन करके लिख सकते हैं कि ये क्या होता है सर, जो नाइट्रिक एसिड होता है आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका, ठीक है सर, किसका, आपके एसिड रेन का। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या आता है आपके पास, दूसरा आता है आपके पास ऑक्साइड ऑफ सल्फर। अब हम बात करेंगे अपने ऑक्साइड ऑफ सल्फर की। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, दैट इज ऑक्साइड ऑफ सल्फर की, ठीक है। और ऑक्साइड ऑफ सल्फर जिसको आप SOX बोलते हैं, ठीक है। तो इसके भी आप देख सकते हैं कि एक तो SO2 होता है और एक आपका पास SO3 होता है। जब ये क्या करता है आपके वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है, कौन, आपका SO3, तो ये आपका क्या फॉर्म करता है, तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, जब सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या करता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आपके पास, H2SO4 होता है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये क्या होता है आपके पास, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका, ठीक है। ये बात आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहां से आपको एसिड रेन के बारे में पता लगा और एसिड रेन के मुख्य कारक का पता लगा। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है और ऑक्साइड ऑफ सल्फर है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में भी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल क्या है आपका, HNO3 रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, यानी कि नाइट्रिक एसिड। और आपके पास ऑक्साइड ऑफ सल्फर में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सा है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में आपका हो गया SO3 हो गया, क्लियर है। ये चीज आपको नोट डाउन करनी है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे काफी क्लोज आंसर आपको दिया है। तो देखिएगा नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्साइड के नाइट्रोजन भी हो सकता है, HNO3 आ गया उसमें, बिल्कुल है। आपका मीथेन तो नहीं हो सकता है और आपका VOC भी नहीं हो सकता है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, SO2 बचता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बचता है। अगर हम बात करते हैं सर आपके एसिड रेन के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की, तो एसिड रेन में आपके पास दो आ गए हैं। एक कौन सा आ गया सर आपके पास, एक आ गया सर आपके पास HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 आ गया है, और दूसरा H2SO4 आ गया है। तो अगर आपके पास मेन रिस्पॉन्सिबल पूछे तो आप ये टिक करना है, बट यहाँ पर ऑक्साइड की फॉर्म में पूछ रहे हैं तो NOx और SO2 में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, तो सर इसमें आपका SO2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्लियर है। NOx नो डाउट NOx भी आपके पास है, ऐसा नहीं है कि NOx नहीं है, पर NOx और SO2 की कंपेयर मतलब सल्फर के ऑक्साइड की कंपेयर करते हैं उसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ, तो सबसे ज्यादा कौन होगा आपका, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा आपका सल्फर के ऑक्साइड। और सल्फर के ऑक्साइड वो SO2 भी हो सकता है और आपका SO3 भी हो सकता है, क्लियर है। तो इस तरह से हमें जितनी डिटेल्स बताई काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आपको ये मेन गैसेस दे दी जाएगी, इनमें से बताओ कौन सा है, ठीक है। अब ये भी पूछ सकता है कि एसिड रेन के इफेक्ट क्या क्या है। ये आप सभी ने देखा होगा कि आजकल देख रहे होंगे कि जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स है, टेम्पल्स है, कहीं ना कहीं एसिड रेन की वजह से क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं, ठीक है। और जो भी आपके जैसे सी एरियाज है, आपके फिश वाला मतलब रिवर्स वाले एरियाज है, तो जैसे ही एसिड रेन वहां पर आपकी गिरेगी तो कहीं ना कहीं आपके पानी के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, और जो मॉन्यूमेंट्स है उनके कलर चेंजेस आ जाएंगे। जैसे आप देखा होगा कि ताजमहल
में देख रहे होंगे ताजमहल का जो कलर्स है, जो पहले कलर्स था वो अब थोड़ा फीका पड़ना स्टार्ट हो गया, वो आप देख भी सकते हैं। क्लियर है। और धीरे धीरे हमारे जो फॉरेस्ट एरिया है वो एसिड रेन से वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में जो आपके ट्रीज होते हैं, ट्रीज की जो लीव्स के ऊपर अगर एसिड रेन गिरेगी तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉयड होगी। अब जब डिस्ट्रॉयड होगी तो उन पत्तियों को ऊपर क्या नहीं मिल पाएगा, पूरी तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं मिल पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, पूरी ड्रॉबैक्स तो आपको नहीं जाननी है, बट जितना मैंने डिटेल्स बताया है वही आपके एग्जाम ओरिएंटेड काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय। देखिएगा यार, ये फिर से क्वेश्चन पूछा है कि ग्लोबल वार्मिंग आज का किसके कारण होता है। तो मैंने आपको बताया था, चाहे एसिड रेन की बात कर लो, ग्रीन हाउस गैस की बात कर लो, या ओजोन डिप्लेशन की बात कर लो, तो ये मेनली किसके कारण होता है, आपके ऑक्साइड ऑफ कार्बन की वजह से होता है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर की वजह से होता है, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की वजह से होता है। तो पहले तो हम हल्का सा देख लेते हैं कि उसने बोला है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज द पार्ट ऑफ ऑक्साइड ऑफ कार्बन। क्लियर है। सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड वो तो नहीं हो सकता आपके पास, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके NOx में आ जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा ब्लैंक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर आ जाएगा, आपका ऑक्साइड ऑफ कार्बन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड है, सल्फर के भी ऑक्साइड है। तो आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा किसके कारण अफेक्ट होती है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि CO2 के कारण नहीं हो सकती है, CO2 के कारण भी हो सकती है, सबसे ज्यादा CO2 के ही कारण हो सकती है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले लिखते हैं कि जो आपका जो ग्लोबल वार्मिंग रहता है, ग्लोबल वार्मिंग हम देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में आपको क्या रखना है कि जो भी आपकी ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस करती है आपकी ग्रीन हाउस गैस, प्रोड्यूस करती है आपके ग्लोबल वार्मिंग को, प्रोड्यूस करती है, और आपके ओजोन डिप्लीशंस को प्रिवेंट करती है। ओजोन को लिख रहा हूं मैं, ओजोन पूरा लिख देते हैं, ओजोन डिप्लीशन को प्रोड्यूस करती है। ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की कमी होना। क्लियर है। ग्रीन हाउस गैस से क्या क्या प्रोड्यूस होता है सर, ग्लोबल वार्मिंग होती है आपका, और ओजोन डिप्लीशन होता है। सर इससे क्या रिजल्ट मिलते हैं हमें, इससे जो आपको रिजल्ट मिलते हैं डियर, रिजल्ट मिलते हैं कि इससे क्या हो जाता है, आपका अर्थ एंड एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है आपका, वो क्या हो जाता है, इससे इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है। ये बात आपने ध्यान रखना है। और जो ग्रीन हाउस गैस है वो लाई के आपके क्या बना देती है, एटमॉस्फेयर और अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट बना देती है, ठीक है। एक मतलब अम्ब्रेला टाइप्स की वो बना देती है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस जो गैस है आपके पास, गैस ऑल लाइक ए थर्मल ब्लैंकेट, क्या बना देती है, एक थर्मल ब्लैंकेट बना लेती है, थर्मल ब्लैंकेट सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर एंड अर्थ के, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। बाकी ऐसा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण हो सकती है, ये ग्लोबल वार्मिंग जो आपके पास होती है इसका मेन कारण है ग्रीन गैस, और जो ग्रीन गैस का जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। बट कहीं ना कहीं जो इसके कॉजेज है वो आपके पास यहीं से मिलते हैं, एसिड रेन के भी, ग्रीन हाउस के भी, ओजोन डिप्लेशन के भी, कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रिक ऑक्साइड से और सल्फर ऑक्साइड से ही मिलते हैं। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इनकी कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं सर, ये तो आपको नो डाउट, ये तो आपने यहाँ पे बता दिया है सर कि यहाँ पर वो आपके ऑक्साइड ऑफ क्या हो सकते हैं, ऑक्साइड ऑफ कार्बन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपका ऑक्साइड ऑफ सल्फर भी हो सकता है सर, ऑक्साइड ऑफ सल्फर भी हो सकता है आपका, ठीक है। और आपका ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी हो सकता है आपका, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। ऑक्साइड ऑफ कार्बन में CO2 हो गया, CO3 हो गया, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर में SO2 हो गया, SO3 हो गया। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में NO2 हो गया, NO3 हो गया। ये सारे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बट मेजर देखने हैं आपको, तो ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताऊंगा आपको। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है,
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका कि सर कैसे प्रोड्यूस होता है, हाउ इट प्रोड्यूस, ये इंपॉर्टेंट है, हाउ इट प्रोड्यूस यानी कि इसके सोर्सेस क्या है, हाउ इट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसमें अगर हम सबसे पहले ग्रीन हाउस की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है आपके पास वो CO2 होती है। क्या होती है? CO2 होती है। कितनी होती है सर? 57% रिस्पॉन्सिबल होती है। और CO2 आपके पास किसका ऑक्साइड है? आपके कार्बन का ऑक्साइड है। क्लियर है, ये आप जानते हो। ठीक है, अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है सर, इसका मेन सोर्सेज क्या है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? ये प्रोड्यूस होती है आपकी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड सॉलिड वेस्ट से। कहाँ से होती है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये प्रोड्यूस होती है आपकी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड सॉलिड वेस्ट से, एंड आपके सॉलिड वेस्ट से प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। दूसरी अगर हम बात करते हैं आपकी सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड के जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सी होती है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। वो होती है आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी होती है? आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितनी होती है सर? आपकी रिस्पॉन्सिबल 25% होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद हम और बताते हैं तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सी होती है सर? मीथेन होती है आपके पास। CH4 कितनी होती है सर? आपके पास 12% होती है। क्लियर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके नाइट्रिक ऑक्साइड की, NOx की, तो कितने रिस्पॉन्सिबल होती है सर? वो आपके पास 6% रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर है, ये चीज आपने नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है कहां से प्रोड्यूस होता है? ये होता है आपका लिक्विड कॉलेंट से। कहां से? क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसका मेन सोर्स है आपका लिक्विड्स कॉलेंट्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके मीथेन की, सर मीथेन कहां से प्रोड्यूस होता है? मीथेन होता है आपके पास एनारोबिक डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। क्लियर है, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एनारोबिक ऑफ डीके ऑर्गेनिक मैटर्स। ये भी क्वेश्चंस बने जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या हो गया आपके पास? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, इसका हो गया आपके पास एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्लियर है, तो ये देखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज्यादा गैस रिस्पॉन्सिबल है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। कितने हैं सर? आपकी 57% है। और नाइट्रिक ऑक्साइड आपके पास कितनी रिस्पॉन्सिबल है सर? ये आपके पास ओनली है आपके पास 6%। ठीक है, क्या सर सल्फर डाइऑक्साइड आपको है? नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड तो नहीं है। ठीक है, तो कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबल, बहुत जल्दबाजी में आंसर मत देना है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस पढ़ा था तो मेरे को लगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बट यहाँ पे जब हमने इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखा तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सी थी आपके पास? CO2 रिस्पॉन्सिबल थी। कितने? 57%। कई बुकों में आपको ये 60% भी देखने को मिलेगी। क्लियर है, ये चीज आपको, इसके अलावा भी हो सकते हैं आपके पास, जैसे हो सकता है आपके पास पार्टिकुलेट्स मैटर्स भी हो सकते हैं, फाइन पार्टिकुलेट्स मैटर भी हो सकते हैं। आपके पास दो बात करता हूं मैं, जब पार्टिकुलेट्स मैटर और एक फाइन पार्टिकुलेट्स मैटर, तो देखिएगा, तो उसमें आप चीज ध्यान रखना है कि जब मैं पार्टिकुलेट्स मैटर की बात करता हूं तो मैं उसको बोलता हूं PM10, और जब मैं फाइन पार्टिकुलेट्स मैटर की बात करता हूं तो उसको बोलता हूं मैं PM2.5। ये जनरल टर्म्स है जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि PM10 आपको क्या इंडिकेट करता है, तो इट इंडिकेट द पार्टिकुलेट्स मैटर। क्या इंडिकेट करता है आपके पास? पार्टिकुलेट्स मैटर इंडिकेट करता है। उसी तरह से PM2.5 क्या इंडिकेट करता है? फाइन पार्टिकुलेट्स मैटर, फाइन पार्टिकुलेट्स मैटर को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये बात आपको नोट डाउन रखना है डियर। क्लियर है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अब इफेक्ट की बात आ गई है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि जो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके ग्रीन हाउस पर क्या इफेक्ट डालता है।
ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो रिस्पॉन्सिबल आपका ग्रीन हाउस में कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है। ये तो क्या करता है, तो देखिएगा जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत ज्यादा इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जैसे ही सोलर रेडिएशंस यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, जैसे ही सन की रेज से सोलर रेडिएशंस आपका क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो कुछ पार्ट सोलर रेडिएशंस का क्या करता है, कुछ क्लाउड्स के अंदर और कुछ आपके एटमॉस्फेयर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ उसमें से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई होने से जो आपका सराउंडिंग का जो ब्लैंकेट है वो काफी हीट हो जाता है। क्लियर है। और जैसे जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड आप कंटिन्यूअसली क्या करते रहोगे, यहाँ पर यूज करते रहोगे, तो जो आपका ये सराउंडिंग में जो ब्लैंकेट बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो ओजोन लेयर को भी डिस्ट्रॉयड करने की कोशिश करेगा। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है इसमें कि परमिटिंग द आउटसाइड सोलर रेडिएशन, बिल्कुल सही, क्या करता है, परमिट करता है आपके आउटसाइड ऑफ द सोलर रेडिएशन टू रीच द ग्राउंड बट प्रिवेंटिंग द इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड इनटू द स्पेस, बिल्कुल सही कहा है उसने। अगर सेकंड की बात करता हूँ, परमिटिंग द सोलर रेडिएशन ऑफ शॉर्ट लेंथ, नहीं, शॉर्ट लेंथ के लिए नहीं होता, ये आपका लॉन्ग लेंथ के लिए होता है आपके पास, ये ध्यान क्या रखना आपने, लॉन्ग लेंथ। ठीक है, तो पहले ही गलत हो गई है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि रिफ्लेक्टिंग द हीट रेज इनटू द स्पेस देयर बाय कीपिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज अनअफेक्टेड, नहीं, इससे जैसे ही वो क्या करता है, आपका रिफ्लेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं आपका टेम्परेचर क्या करता है, उससे अफेक्टेड होता है, ना कि अनअफेक्टेड होता है। तो इसका मतलब क्या होता है सर, वो अफेक्टेड होता है। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई है, गलत हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर एंड देयर बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ विद इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, नहीं, आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और आपके पास वहां पे कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि जो भी सोलर रेडिएशन आपका आउटसाइड परमिट होता है, देखिएगा कि जो भी सर हमारा सोलर रेडिएशन आउटसाइड परमिट होता है किस रेंज से होता है, आउटसाइड परमिटेड 343, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपके पास, 343 वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर, इतना क्या होता है आपका आउटसाइड परमिटेड होता है। इसमें से भी हमारा क्या होता है सर, 26% ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशंस क्या होता है आपका, solar radiation is reflected to space, ठीक है, space by atmosphere and cloud। ठीक है, इसमें से भी कितना आपका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है एज ए सोलर रेडिएशन आपके बाय एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड में, कितना 26%, और जो 90% होता है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड जो आपके पास 90% हो जाता है वो आपका एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। और एब्जॉर्ब किस में हो जाता है आपके, वो आपके क्लाउड्स में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड आपके एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर है। तो कभी अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कितने मीटर से आपका सोलर रेडिएशन यहाँ पे परमिट करता है, तो आपका 343 वाट्स पर मीटर से क्या करता है, वो आपका परमिटेड करता है डियर। क्लियर है। अब यहाँ पर जानते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टिकुलेट्स कंट्रोल इक्विपमेंट्स डिवाइस। ठीक है, कौन से हैं, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। क्वेश्चंस में क्या बोला है, द डिवाइस यूज्ड फॉर इजी टू सेपरेशन ऑफ ड्राई डस्ट ऑफ 10 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज, कि आपने उस डिवाइस का नाम बताना है जिसमें आपके 10 से 100 माइक्रोमीटर के साइज को आप क्या कर सकते हैं, मतलब रिमूव आउट कर सकते हैं या उनका सेपरेशन कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर देना है।
क्लियर है। तो यहाँ पे अलग अलग डिवाइस दिया है, जैसे साइक्लोन दिया है, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर दिया है, बैग फिल्टर दिया है, स्क्रबर्स दिया है। तो इन सभी के बारे में हम देखते हैं कि आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, कितना आउटसाइज वो रिमूव कर सकता है और कितनी उनकी एफिशिएंसीज होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर अपना इक्विपमेंट्स के बारे में कि कौन से इक्विपमेंट्स है आपके, ठीक है। उसके बाद आउटसाइज द, क्या करेंगे हम, आउटसाइज द रिमूवल, कितने साइज के पार्टिकल्स को वो रिमूवल कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद सर उसकी एफिशिएंसीज कितनी रहने वाली है, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले एफिशिएंसी देखेंगे, ये भी एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कितने साइज के पार्टिकल्स को रिमूव कर पाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले जो आपके पास रहता है वो ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर रहता है। पहले हम बात किसकी करेंगे, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर होता है वो कितने साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करता है या रिमूव करता है, जिनका साइज क्या हो, मोर देन 50 माइक्रोमीटर हो। जिनका साइज क्या हो डियर, जिनका साइज मोर देन 50 माइक्रोमीटर्स हो, ऐसे पार्टिकल्स को क्या करता है, सेपरेट आउट करता है डियर। क्लियर है। दूसरी बात बोला उसने कि सर इसकी एफिशिएंसी क्या रहती है, तो इसकी एफिशिएंसी रहती है आपके पास लेस देन 50% रहती है। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है आपके पास सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर की। किसकी बात करेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर की। सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर को हम एक और नाम से भी जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, डायनामिक प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना है, एक होता है डायनामिक और एक होता है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डायनामिक प्रेसिपिटेटर की, ठीक है, ये बात याद रखना है। अब जो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर और जो डायनामिक प्रेसिपिटेटर होता है, उसका जो आउटसाइज रिमूवल होता है वो कितना होता है, वो आपके पास 10 to 50 माइक्रोमीटर्स होता है। वो कितना होता है सर, 10 to 50 माइक्रोमीटर्स का होता है, यानी कि 10 से 50 माइक्रोमीटर के साइज को सेपरेट आउट करता है। इसकी अगर एफिशिएंसी की बात करते हैं तो 50 से 90% इसकी एफिशिएंसी होती है। कितनी होती है, 50 से 90%, 50 से 90% इसकी एफिशिएंसीज होती है। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट आता है आपके पास दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ध्यान रखना क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे ही कंफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेसिपिटेटर। और एग्जामिनर भी आपको यही उलझाएगा, एक बोल देगा डायनामिक प्रेसिपिटेटर और एक बोल देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। डायनामिक को आप क्या बोल सकते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर बोल सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आपके पास बिल्कुल डिफरेंट है। इसका यूज आप तभी करेंगे जब आपके पास जो पार्टिकल का साइज 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा हो, उनको आप अलग करना हो, तो उसको हम किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर करेंगे। इसकी जो एफिशिएंसीज होती है वो आपके पास मोर देन 95% की एफिशिएंसीज होती है। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फैब्रिक फिल्टर की। फैब्रिक फिल्टर जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। फैब्रिक फिल्टर मतलब ऐसे साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करता है जिनका साइज 1 माइक्रोमीटर से कम होता है, और इसकी भी जो एफिशिएंसीज होती है आपके पास वो कितनी होती है, मोर देन 95। ये 95 से आपके पास 99 हो सकती है, बट इसकी एफिशिएंसी आपके पास मोर देन 95% होती है। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपके पास वेट स्क्रबर। क्या आता है सर, वेट स्क्रबर, ये इंपॉर्टेंट है। वेट स्क्रबर्स, और जब हम वेट स्क्रबर की बात करते हैं तो वेट स्क्रबर में अलग अलग डिवाइस आते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वेंचुरी स्क्रबर की। किसकी, वेंचुरी स्क्रबर की। वेंचुरी स्क्रबर किस तरह के पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करता है, जिनका साइज 0.5 से 5 माइक्रोमीटर का हो, ठीक है। और इनकी जो एफिशिएंसी रहती है वो आपके पास कितनी रहती है, वो 70 से 90% के बीच में रहती है। क्लियर है। वेंचुरी स्क्रबर के बाद आता है आपका स्प्रे टावर। क्या आता है, स्प्रे टावर आता है। और जब स्प्रे टावर्स की जब हम बात करते हैं कि कितने आउटसाइज रिमूवल करते हैं, ये कितने साइज के पार्टिकल्स को रिमूव आउट कर सकता है, तो ये सिर्फ गैस पार्टिकल्स को ही रिमूव आउट करता है। कौन से, गैस साइज के पार्टिकल।
ठीक है। और इसकी भी जो आपके पास एफिशिएंसीज होती है वो कितनी होती है, रिमूवल एफिशिएंसी वो 80 से 90% होती है। क्लियर है। उसके बाद आता है आपके पास वेट स्क्रबर, उसके बाद आता है वेट स्क्रबर आता है। वेट स्क्रबर क्या होता है, ऐसे पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करता है जिनका साइज 5 से 10 माइक्रोमीटर्स के बीच में होता है। इनकी जो एफिशिएंसीज होती है वो आपके पास 90 से 98% होती है। क्लियर है। तो ये मैंने जितनी भी आपको यहाँ पे पैरामीटर्स बताए, ये सारे के सारे डिवाइस बताए, ये काफी काम के हैं, क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ ग्रेविटी सेटलिंग चेंबर, तो मोर देन 50 माइक्रोमीटर्स के साइज को रिमूव करता है, तो सर ये तो आपका आंसर नहीं होगा है। बैग फिल्टर आपके लेस देन 1 माइक्रोमीटर्स के होते हैं। और स्क्रबर में अगर हम बात करते हैं तो स्क्रबर का भी 5 से 10 का। तो बचा कौन सा यहाँ पर, आपके पास साइक्लोन बचा है। ठीक है। वैसे तो हमने साइक्लोन यहाँ पर देखा था, अपने डायनामिक प्रेसिपिटेटर है, सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर है, साइक्लोन हमने नहीं किया है। तो आपके पास यहाँ पर जो साइक्लोन है ये क्या करता है सर, 10 to 100। तो ये इसका क्या हो गया आपके पास, राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। इसकी रेंज तो आप देख ही रहे होंगे कि स्क्रबर मतलब वेट स्क्रबर में आता है, इसकी जो रेंज होती है वो आपके पास 0.5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर्स के बीच में आते हैं। इसमें वेंचुरी स्क्रबर 5 माइक्रोमीटर तक के साइज के पार्टिकल्स को हटा सकता है। स्प्रे टावर सिर्फ आपके गैस पार्टिकुलेट्स को हटा सकता है, जबकि वेट स्क्रबर आपके 5 से 10 mm के साइज के पार्टिकल्स को रिमूव कर सकता है। क्लियर है, या सेपरेट आउट कर सकता है। क्लियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि pollutant standard index value in between 101 to 119 denotes are air qualities। बिल्कुल सही है। सबसे पहला तो अगर आपके एग्जामिनर में अगर यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि यहाँ पर PSI क्या होता है। ठीक है, PSI। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर PSI क्या होता है। ये होता है आपके पास pollutant स्टैंडर्ड्स इंडेक्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास, इट इज द टाइप ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये क्या है सर आपके पास, इट इज द एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये आपके पास क्या है सर, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो क्या है एक प्रकार का विच इज द नंबर। क्या है एक प्रकार का ये सर, विच इज नंबर है एक प्रकार का। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर नंबर 101 से 119 है। ठीक है, जो क्या इंडिकेट करता है, विच इंडिकेट द लेवल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। जो क्या इंडिकेट करता है आपके पास, एक लेवल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स इंडिकेट करता है। क्लियर है, या पॉल्यूटेंट ऑफ एयर भी बोल सकते हैं। सबसे पहले आपको पता लगा कि सर पीएसआई क्या होता है। पीएसआई होता है सर पॉल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स होता है, जो क्या है एक प्रकार का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। क्लियर है, जो क्या है एक प्रकार का नंबर है जो आपको क्या इंडिकेट करता है, लेवल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट इंडिकेट करता है। ठीक है, पीएसआई में अगर हम बात करते हैं तो टोटल आपके पास कितने एयर पॉल्यूटेंट होते हैं सर, 6 एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखना है कि पीएसआई में इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 6 एयर पॉल्यूटेंट। कितने एयर पॉल्यूटेंट होते हैं, 6 एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। अब ये 6 एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, जरा इनको भी तो हम जाने, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। 6 एयर पॉल्यूटेंट में आपके पास हो सकता है सर सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO2 हो सकता है सर। और क्या हो सकता है सर आपके पास, और हो सकता है पार्टिकुलेट्स मैटर, जो मैंने अभी बताया आपके पास PM10 हो सकता है। फाइन पार्टिकुलेट्स मैटर हो सकता है जिसको हम PM2.5 बोल सकते हैं। ठीक है, यही बोले थे हम। उसके बाद क्या हो सकता है सर आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, NO2 हो सकता है। 4 हो गए, 2 बच गए हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है। 6 कौन सा हो सकता है सर, ये कार्बन डाइऑक्साइड बोल देते हैं। ठीक है, और 6 हो गया आपके पास, दैट इज ओजोन हो गया है। ये क्या है आपके पास, आपके पीएसआई के 6 एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। कौन कौन से सर, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट्स मैटर, फाइन पार्टिकुलेट्स मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ओजोन। क्लियर है। अब जो आपके पास यहाँ पे पॉल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स होता है, ये रिपोर्ट करता है एक नंबर्स को। ठीक है, तो देखिएगा ये भी आप लिख लीजिएगा
कि जो आपके पास PSI है इट इज रिपोर्टेड, ये क्या रिपोर्ट करता है आपको पास, इट इज रिपोर्टेड एज ए नंबर, एक नंबर को रिपोर्ट करता है, जो नंबर होता है आपके पास 0 to 500, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो PSI एक जो नंबर इंडिकेट करता है, यानी कि नंबर को एक रिप्रेजेंट करता है, वो नंबर क्या रहते हैं आपके पास 0 से 500 के मध्य रहते हैं। क्लियर है। अब ये नंबर्स कौन कौन से ये देखिएगा, यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे PSI लिख रहा हूँ और इसकी कुछ डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हो सकता है एग्जाम के अंदर वो पूछ सकता है। क्लियर है। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं यहाँ पे कौन से नंबर की, 0 से 50, अगर आपका PSI 0 से 50 के बीच में तो आपके लिए क्या हो, गुड है, गुड है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने वाली है। अगर आपका PSI इंडेक्स यानी कि पॉल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स 51 से लेके 100 के बीच में रहा तो आपको क्या किस तरह की कंडीशंस होगी, वहां पे मॉडरेट होगी। मॉडरेट होगी मीन्स कि वहां पर हल्की, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मतलब ज्यादा तो नहीं होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो इस एयर पॉल्यूटेंट से क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, ज्यादा नहीं होंगे बट कम होंगे। क्लियर है। उसके बाद अगर आपका क्या होगा 101 से लेके 200 के बीच में रहा तो क्या होगा सर, ये आपके लिए अनहेल्दी रह गया। अनहेल्दी का मतलब क्या है, ये सभी के लिए भाई नुकसानदायी रहने वाला है। क्लियर है। और अगर सर आपका 201 से लेके 300 के बीच में रहा तो ये क्या रहने वाला है, आपको और ज्यादा अनहेल्दी रहने वाला है, अनहेल्दी रहने वाला है। और जब बहुत ज्यादा अनहेल्दी रहने वाला है तो इस समय आपकी इमरजेंसी कंडीशंस आने वाली हैं, ठीक है, जैसे कोविड सिचुएशन आई, ठीक है। हालांकि वो तो एक वायरस है बट यहाँ तो हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर सर मोर देन 301 रहा तो क्या हो जाएगा, आपके पास बहुत डेंजरस कंडीशन आएगी, हैजार्ड्स, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें अगर लर्न है आपको, अगर सब पता है तो ये आपके इंटरव्यू पर्पस से भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसने बोला था 101 से 199, तो 101 से 199 कैसी है आपके पास, अनहेल्दी है। तो अनहेल्दी हो गया आपके पास। गुड कब होगी सर आपके पास, गुड होगी सर 0 से 50 के बीच में। मॉडरेट कब होगी सर आपके पास, 51 से लेके आपकी 200 होगी। अनहेल्दी कब होगी सर, 201 से लेके आपके पास कितनी जाएगी, 300 जाएगी। और ये आपके पास मोर देन 301 जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर लर्न हो गया है। तो इस तरह से हमने इसको भी यहाँ पर कवर कर लिया है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। आपको यहाँ पे बताना है कि प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स आपके पास ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई किए जाते हैं आपके सोर्स से। जैसे कि आप क्या करते हैं, कोयले को बर्न करते हैं तो वहां से क्या रिलीज होता है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। आप सिगरेट मतलब स्मोकिंग करते हो, सिगरेट को जलाते हो तो यहाँ से क्या कौन सी गैस आपकी निकलती है, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये एक ऐसे सोर्स है जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो ऐसे सोर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं, ऐसे सोर्स जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किए जाते हैं आपके सोर्स से, उनको हम सर क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होते हैं आपके वन और मोर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों ही बताऊंगा, आपको ये दोनों ही चीजें यहाँ पर जाननी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, दैट इज प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। अब बात करते हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट जैसे कि आपको कोयले को बर्न कर रहे हैं, कोयले को आप क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। तो आपके बर्न कर रहे हैं तो कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल हो रही है वहां पर सर, सल्फर डाइऑक्साइड हो रही है। जैसे ही आप स्मोक कर रहे हैं, स्मोक से आप कोई बीड़ी सिगरेट आप जला रहे हैं तो आपसे वहां पे कौन सी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपकी निकल रही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्टली, दीज आर produced directly by identified source, identified source।
ठीक है, जिसके एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। तो ऐसे सोर्स को हम क्या बोलेंगे, आप प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके, एग्जांपल हो सकते हैं आपके पास पार्टिकुलेट्स मैटर। क्या हो सकते हैं सर, पार्टिकुलेट्स मैटर हो सकते हैं। पार्टिकुलेट्स मैटर भी आपके पास क्या हो सकते हैं सर, ये आपके पास फाइन भी हो सकते हैं और ये आपके पास कोर्सर भी हो सकते हैं। फाइन का बोलेंगे, जिनका साइज आपके पास 100 माइक्रोमीटर से कम हो उनको फाइन बोलेंगे, जिनका 100 माइक्रोमीटर से ज़्यादा हो उनको आप कोर्सर बोलेंगे। क्लियर है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आते हैं। क्या आते हैं आपके पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी क्या है आपके पास, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद आप बोल सकते हैं जैसे ऑक्साइड ऑफ सल्फर, तो SOF ऑक्साइड ऑफ सल्फर हो गया है। आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो गया NOx, और आपके पास उसके बाद क्या बचा, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड COX हो गया है। तो इससे भी क्या होता है आपके पास, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गया। ठीक है, उसके अलावा कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गए। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अलावा आपके क्या हो गए सर, हैलोजेंस ग्रुप हो गया आपका, हैलोजन ग्रुप हो गया, हैलोजेंस ग्रुप। ठीक है, तो ये सब क्या था हमारे पास, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय इनडायरेक्टली बाय सोर्स। तो हम लिख सकते हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट indirectly सोर्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन टू और मोर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। तो ये भी लिख लीजिएगा, इट इज द combinations of two or more air pollutant। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल की बात आती है आपके पास, तो एग्जांपल हो गया आपके पास सर ओजोन, आपके पास हो गया पेन, आपके पेन क्या होता है, पेरोक्सी एसीटेट नाइट्रेट। ठीक है, वैसे मैं बताऊंगा आप किसकी भी, पेन मतलब पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, उसके बाद आपके पास ओजोन हो गया, ओजोन के बाद पेन हो गया, पेन के बाद फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, ये सब क्या है आपके पास, एग्जांपल है किसके, आपके सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स के। ठीक है, ओजोन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, आपके पास फोटोकेमिकल स्मोक आल्सो, फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, स्मोक नहीं है भाई, स्मोक है, स्मोक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर उसको बताना है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, तो ओजोन तो आपको सेकेंडरी है, ओजोन भी सेकेंडरी है, तो जहां जहां ओजोन दिख रहा है तो हो ही नहीं सकते। तो बचा कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि मैंने बताया सर कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड क्या हो सकते हैं, CO2 भी हो सकता है आपके पास, CO भी हो सकता है। सल्फर के ऑक्साइड SO2 भी हो सकता है सर, आपके पास SO3 भी हो सकता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx से आपके पास NO2 भी हो सकता है सर, और आपके पास NO3 भी हो सकता है। तो सल्फर के डाइऑक्साइड में, सल्फर के ऑक्साइड में उसने सल्फर डाइऑक्साइड दे दिया है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में उसने नाइट्रोजन ऑक्साइड ही दे दिया है। क्लियर है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है डियर। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है इस पार्ट के अंदर, वो ज़्यादा नहीं है, बट जितने भी किए हैं उनको बिल्कुल अच्छे से कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट्स में हम जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उन सभी को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की जाएगी डियर। क्लियर है, तब तक डियर पढ़ते रहिएगा और बढ़ते रहिएगा।